बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से जो वीडियोस बना रहा हूँ वो है अवेयरनेस ऑन सर्जिकल टेक्निक्स ऑफ सर्जरीज ऑफ ENT। अब आपने देखा होगा कि कान की सर्जरी होती हैं, गले की होती हैं, नाक की होती हैं, पेरोटिड कैंसर, बहुत लंबी एक फील्ड है, इस पर हम बात करेंगे। और जो पिछले टॉपिक मैंने कवर किए थे वो एडेनोइड और टॉन्सिल था, वो जो कॉमनेस्ट थे, जिसको बहुत से लोग रिलक्टेंट हैं कराने में, बहुत से लोग करवाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने समझाया थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बाकी अपने आप करीबी डॉक्टर के पास जाके या मेरे पास आके वो चीज़ें समझ सकते हैं। आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है कान की सर्जरी। कान की सर्जरी 2-3 किस्म की है, लेकिन हम आज जो कवर करेंगे वो कान से जो पस आ रही है बच्चों में और बड़ों में, कि हमने सर्जरी कब करानी है, क्यों करानी है और करानी भी है कि नहीं करानी है। तो अगर आपने कान के डिज़ीज़ के बारे में पता करना है कि कान से क्यों ये सारी पस आती है और चीज़ें आती हैं, तो आप मेरे रिव्यूज़ वीडियो देख सकते हैं आप पिछली जाके। उसमें परफोरेशन और पस फ्रॉम ईयर के नाम से ये होगी, आप उसको सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा और शायद आपको नीचे लिंक भी मिलना शुरू हो जाएगा उस वीडियो का। तो कान की सर्जरी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर मेरे कान से पस आ रही है। मैं उसका मुआयना करता हूँ। जब मुआयना करता हूँ तो वो बहुत देर से इलाज करा रहे होते हैं, बिकॉज कान से पस आने की वजह एक ही है जो 98% है, वो है कान के पर्दे में सुराख, जो कि आप लोग खुद करते हैं कॉटन बड मार के। चोट लग गई, किसी थप्पड़ पड़ गया, लड़ाई हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आपके कॉटन बड मार दिया आपने, पैदाइशी को मसला है, बच्चों के नाक से फ्लूइड आता है। जिस तरह मैंने एडेनोइड्स मैंने वीडियो बनाई थी कि बच्चों के नाक बंद होते हैं तो वहाँ से भी कान से रेशा आता है, आप सुन सकते हैं। तो बहुत सी वजूहत है। अब हम उस पर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कि हमने करवाना है कि नहीं करवाना। तो पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उसके कान का मुआयना करता हूँ और पहले मैं देखता हूँ कि पर्दे में सुराख कितना बड़ा है। अगर वो बहुत छोटा है, हमारे पर्दे को अल्लाह ताला ने 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने, कि सेफ़ कौन सी है, अनसेफ कौन सी है। किनारे जितने भी हैं, किनारों पर जो सुराख है वो अनसेफ होता है, दरमियान में सुराख फिर भी थोड़ा सेफ होता है। तो हम दरमियान में सुराख को मैं थोड़ा ट्रीटमेंट देता हूँ और थोड़ी चीज़ें ड्राई कराने की कोशिश करता हूँ, और हम उसका बहुत आसान इलाज है, लेकिन उसको मरीज़ को बहुत फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो किनारे वाले हैं ना, जो हड्डी के साथ सुराख होते हैं, वो नहीं ठीक होते, वो दे आर डेंजरस। तो फिर जब मैं उसके पस का मुआयना करता हूँ, मैं देखता हूँ वो पस गाढ़ी है, पतली है, बदबूदार है कि नहीं, उस पर कभी खून आया कि नहीं। क्योंकि जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ वो एक ऐसा लॉ है कि जिसके ऊपर मैं खैर अपनी बात करूंगा, मुझे बाकी का नहीं पता। हर किसी की अपनी प्रैक्टिस, हर किसी की अपना एक्सपीरियंस है, और मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे 27-28 साल हो गए हैं। मैंने अपना क्राइटेरिया बनाया है कि मैंने फ़ौरन सर्जरी कब करनी है। तो जिन लोगों के कान से पस आ रही है, तो वो एक बात याद रखेगा कि अगर वो ये समझते हैं कि मेरी पस कम हो गई है, तो दैट इज़ नॉट राइट। स्कैंटी पस आना, थोड़ी पस आना सही नहीं है। ज़्यादा आती है फिर भी थोड़ा सेफ होता है। तो ये मैंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। सेकंड थिंग इज़ कि वो कितनी पतली और कितनी लेसदार है, कितनी स्टिकी है। स्टिकी पस इज़ नॉट गुड। थोड़ी सी पतली पस बह रही है पानी की तरह, फिर भी बेहतर है। हम उसमें थ्रेड्स देखता हूँ, उसके अंदर हम जब उसको साफ़ करते हैं देखते हैं वो आपस में च्युइंगम की तरह खिंच रही है कि नहीं। दिस इज़ नॉट गुड। ये मेरी एक इंडिकेशन है सर्जरी की। बदबू आना, यानी फंगस लग गई अंदर, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है। डायबिटिक लोग, बूढ़े लोग, इम्यूनोथेरेपी के लोग, ये इनको कोई ऐसे इन्फेक्शन लग जाते हैं तो वो कंडीशन मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी चेंज हो जाती है और वहाँ पे अंदर एक डिजीज़ बन जाती है। वो आगे बताऊँगा मैं आपको। तो मैं वो देखता हूँ। उसके बाद ब्लड कितनी बार आया, क्योंकि ये बोन खा के गाढ़ी होती है, आपकी बोन खा रही होती है तो ही गाढ़ा होता है। जिस तरह हम पानी में आटा डालते रहते तो पानी आटा गाढ़ा हो जाता है। उसके अलावा जो है वो उसमें जो खून आता है वो उसकी आर्टरीज को इन्वॉल्व कर रहा होता है, और फिर हेयरिंग। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, खून आना, बदबू आना, कम पस हो जाना, चक्कर आना, सीटी बजना कान में, तो मैं डायरेक्टली CT स्कैन कराता हूँ। CT स्कैन से मुझे पता चलेगा कि मेरा प्लान ऑफ सर्जरी क्या है, क्योंकि इस पर 4 से 5 किस्म की सर्जरी होती है। कुछ में हम पर्दा लगाते हैं, कुछ में हम पहली हड्डी को साफ़ करते हैं, किसी में हम पूरी हड्डियाँ निकाल देते हैं, और किसी में कुछ हड्डियाँ छोड़ देते हैं, जिसको मॉडिफाइड कहते हैं हम। ये हम प्लान करते हैं ऑन द टेबल। तो CT स्कैन करा के मैं देखता हूँ कि उसके अंदर वो गोश्त कोलेस्टोमा कहलाता है वो बना है कि नहीं, कौन सा एरिया इफेक्टेड है, एडिडस, एंट्रम, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये वो इलाके हैं जहाँ से हम सुनते हैं हमारी दिमाग की तरफ जाती हैं चीज़ें, और जहाँ से चीज़ें ख़राब होती हैं, जहाँ पे शोर आएगा, चक्कर आएंगे, टनाइटस आएगा, झटके पड़ेंगे यहाँ पे।
तो ये मेरा एक प्लान है। हाँ, जब हो जाता है तो फिर हम उस पर काम करते हैं। अब यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कुछ हमारे दोस्त यार हैं जो मैंने बाहर भी देखा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, कि आप दवाइयाँ दे के, स्टेरॉइड दे के, एयर ड्रॉप्स दे के इसको बिल्कुल ड्राई करो फॉर 3 मंथ्स और पर्दा लगा दो, विच इज़ वेरी इजी, वेरी चीप, और कुछ लोगों का सही रहता है। लेकिन मैं इसके इसलिए ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि हम अगर हड्डी साफ़ नहीं करेंगे और आगे हम उस सुराख के आगे पर्दा लगा देंगे तो पीछे बीमारी नहीं जाएगी। बीमारी हर वक्त दवाई से नहीं ख़त्म हो सकती, वो अंदर रहेगी और वो कभी ना कभी जागेगी, और जब वो जागेगी और उसको आगे रास्ता नहीं मिलेगा निकलने का तो वो पीछे की तरफ जाएगी जहाँ पे दिमाग है और जहाँ पे हड्डियाँ हैं, तो वो ख़राब करना शुरू करेगी। इसलिए माय रिकमेंडेशन जो मैं करता हूँ कि हम पहले कान के ऑपरेशन करता हूँ, पीछे से हड्डियाँ साफ़ करते हुए, पॉलिश करते हुए आते हैं और बाहर पर्दा लगा देते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। पर्दे की सर्जरी हर किसी की कामयाब नहीं हो सकती, इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। जो अल्लाह बनाता है और जो हम बनाते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपके जिस्म का हिस्सा है, लेकिन जब इसको ऊपर से रखा जाएगा और बनाया जाएगा तो किसी का फिर से फट जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कान के बहने को सीरियस मत लीजिएगा, किस किस्म का बहरा कान बह रहा है वो है सीरियस मैटर। तो फिर हम कान को खोलता हूँ मैं, कान खोल के पहले उसका मिडल ईयर यानी कि पर्दे के पीछे जो जगह है वो सारा मुआयना करता हूँ। हड्डियाँ हैं वहाँ पे सुनने वाली, वहाँ पे एक जगह है ऑस्ट्रेशन ट्यूब है, वो सारी साफ़ करते हैं। फिर हम बैक साइड पे हड्डी खोलते हैं, हड्डी को ड्रिल करके उसको पॉलिश की तरह साफ़ करके बिल्कुल नया बना देते हैं। जिसकी मैंने जितने किए हैं अल्लाह का शुक्र है 15-20 साल उनको प्रॉब्लम नहीं आई। जो मैंने पुराने किए थे उन्हीं को आई, जो डायबिटिक है, जो बार बार समुद्रों में जा रहे हैं, नहरों में जा रहे हैं, गंदगी है वहाँ पे, तो उनके ख़राब हुए, वरना अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर हम हड्डी को पॉलिश करते हैं, पॉलिश करते हुए वापस आते हैं, एडिटस को साफ़ करते हैं। वो जगह है वो इतने सुराख छोटे होते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस में देखेंगे तो वहाँ से वो हम हड्डी को जो पॉलिश करते हैं और एडिटस से साफ़ करते हैं तो वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ होते हैं, हम उसको निकालते हैं, साफ़ करते हैं, और इस तरह हम कान के हर हिस्से को क्लियर करते हैं जहाँ से आपकी आवाज़ आती है और जहाँ से वो हड्डी गलने का होता है। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं ऑपरेशन किया हो और कान फिर ख़राब हो गया हो, उसके अंदर 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक इन्वॉल्व होती है कि आपने ऑपरेशन की टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की, जो कि सबकी ही अच्छी होती है। ऐसे मैं कहूँगा सिर्फ मेरी अच्छी है, लेकिन सब एवरीबडी डज अ गुड जॉब। लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है पेशेंस चाहिए, क्योंकि वो जो बहुत बारीक जो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं ना चीज़ें, वो हम छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसको खींचते रहते हैं, वो नहीं निकलता, फिर कहते हैं अच्छा यार दवाई से हल हो जाएगा। लेकिन फिर और बहुत से ऐसी टेक्निक्स आ गई जिसको हम कॉटन में रोल करके उस पूरे हिस्से को साफ़ करते हैं। वो एक टुकड़ा भी अंदर रह गया तो वो इवेंचुअली 2 साल के बाद या साल के बाद दोबारा कान में ख़राबी आ जाएगी। फिर वहाँ से हम आते हैं और इसको पूरा ड्राई करते हैं, और हम मैं अपना ये एक अजम्पशन, हमारा आइडिया ही होता है कि हाँ भाई कान हमारा पूरा पॉलिश हो गया, हर चीज़ हो गई, तो हमारे कान के ऊपर, हड्डी के ऊपर एक फेशिया होता है, एक यहाँ दिमाग के पास यहाँ पे एक झिल्ली होती है, वो निकालते हैं और पर्दा भी लगा देते हैं। ये एक छोटा सा समझाया इसलिए कि इसको मैस्टर्ड एक्सप्लोरेशन कहते हैं। अगर आप सिर्फ पर्दा लगवाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल के काम बनेगा, आपको मैस्टर्ड एक्सप्लेन कराना है, आपको उसको देखना है, हड्डी पॉलिश करवानी है, और फिर वो कामयाब तरीन ऑपरेशन और अच्छा ऑपरेशन है। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मुंह का लकवा हो सकता है, वो तो होगा ही, अगर वो खुदा ना खास्ता ख़तरनाक होगा। लेकिन अगर ऑपरेशन कराएंगे तो इसमें भी चांस है, कुछ जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ देर में ठीक होते हैं। यानी कि फेशियल नर्व सॉरी, आपका जो फेशियल नर्व आ रही है, ये हंसने की, रोने की, शक्ल बनाने की जो नर्व है, ये ख़राब हो जाती है और एक साइड से लकवा हो जाता है, लेकिन वो दवाई से ठीक हो जाता है। वो भी तब होता है जब पूरी हड्डी गली हुई होगी, हम अंदर जाते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं, और हमें सबसे पहले इस हमारे जो ओथ है ENT का, ईयर का, इरेडिकेट द डिजीज़, कुछ भी हो जाए डिजीज़ को बाहर निकाल दो। फेशियल नर्व बाद में देखनी है, हेयरिंग बाद में देखनी है, पहले उस बीमारी को बाहर निकालना है। और ये इतनी कॉमन है पाकिस्तान में हर जगह, क्योंकि कॉटन बर्ड वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम आजकल। और मैंने देखा मेरे पेशेंट्स वो पता नहीं चमचियाँ, कांटे, पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो कानों में मार रहे होते हैं, फिर एक कैमरे आ गए हैं, वो देख के खुद साफ़ कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, आप ख़राब कर देंगे। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसी से कान साफ़ कराएं। अब है लाइफ आफ्टर सर्जरी, 5 से 7 दिन लगते हैं इसको ठीक होने में। ऑपरेशन के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आपको ऑपरेट हुआ हुआ, सिर्फ एक टांका पीछे आता है जो कि 7 to 10 डेज़ में हील करता है। नॉर्मली मैं डिज़ोल्वेबल टांके लगाता हूँ। जो मैंने एक और चीज़ नोट की है, जो अपने पूरे एक्सपीरियंस में नोट किया है कि मैं इलाज पहले जल्दी बंद कर रहा था कि जी 7 दिन की एंटीबायोटिक दे दी, 8 दिन की दे दी, तो वो 2-3 साल में फेलियर की तरफ आ रहा था।
लेकिन अब जो मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है कि मैं जब ऑपरेट करता हूँ तो मैं एक पट्टी कान में यहाँ से डाल के रखता हूँ जो कि आर्थन रहती है, उसमें दवाई डली हुई होती है। वो क्या करती है कि वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है जो हर वक्त आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। फिर मैं उसको हर महीने 10 दिन 3 मंथ्स के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स कराता हूँ। अगर वो डायबिटिक है, अगर नॉन डायबिटिक है तो 2 महीने। एंटीडायबिटिक मैं उसको कम से कम 6 हफ्ते या 8 हफ्ते और मैक्सिमम 3 मंथ्स लाजमी देता हूँ। फ्लू शॉट्स या मेरे पास जो ENT के हमारे वैक्सीन जो मेरी लोग लगवाने आते हैं वो लगाता हूँ उसको मैं हर साल। और एवरी 3 मंथ्स मुआयना या 2 मंथ्स मुआयने के लिए आता हूँ कि कान में कोई पानी तो नहीं ठहर गया, कोई कान के पर्दे से गंदा पानी तो नहीं निकल रहा, क्योंकि हम एक रास्ता भी बनाते हैं जहाँ से पानी निकलेगा, वो साफ़ करते हैं। तो जिनका मैंने ये किया है वो 1-2 साल में, क्योंकि देखें 90% ये लोग बुढ़ापे में आके कराते हैं। अगर आपका कान का पर्दा पस आ रही है आप ऑपरेट नहीं कराएंगे अनलेस आपको मेरी बात या किसी की बात ना समझे, वरना आप वेट करते रहेंगे और एंड में कहेंगे अच्छा सर कर दें, वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं है। लेकिन उसमें भी मैंने जब से ये काम शुरू किया है तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। फिर बाद में हेयरिंग के ऊपर काम आती है। हेयरिंग जो है वो देखते हैं कि जी अगर नहीं काम कर रही तो हम हेयरिंग एड लगा देते हैं, नहीं तो किसी की हेयरिंग रिस्टोर हो जाती थोड़ी सी और कान बेहतर हो जाता है। जाहिर बात है अगर आप अपनी वो निकालेंगे, डिजीज़ निकालेंगे, कान को साफ़ करेंगे तो हेयरिंग एवेंचुअली बेहतर होगी। चक्कर आना, थोड़ी सी वॉमिटिंग आना, कान में सीटी बजना, कान में हल्का सा वज़नपन रहना, कान से डिस्चार्ज आना, ये पहले 5 मंथ्स में होता है किसी किसी को, उसकी दवाइयाँ आती हैं और आप कंट्रोल रहते हैं। तो आज का जो मौजू है वो है एयर सर्जरी, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। और मेरी एडवाइस है कि कान का पर्दा अगर फटेगा तो इसमें हीलिंग की ताकत अल्लाह ने नहीं दी हुई, ये ऐसे ही रहता है। इसको फ़ौरन से पहले इसको ठीक कराएं, इससे पहले कि अंदर हड्डी को ख़राब करें। पर्दे को लगवाएं, हड्डी को पॉलिश करवाएं, साफ़ करवाएं, ताकि ये चीज़ें आपकी बेहतर हों और आपको फ्यूचर डिजीज़ से बचें। आप फेशियल पैरालिसिस यानी कि ये जो आपका फेशियल नर्व डैमेज होती है, इससे बचें आप। तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। लाइफ आफ्टर सर्जरीज़ हम एक टॉपिक मैंने सोचा हुआ है कि जिन लोगों ने नाक की सर्जरी करा ली है, जिन्होंने कान की सर्जरीज करा ली हैं, गले की ख़ास तौर पर सर्जरीज करा ली हैं, उनकी लाइफ कैसी रहेगी और कैसी रहनी चाहिए, ये मैंने एक टॉपिक, पहले हम सर्जरी को कंप्लीट करेंगे, हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद मैं उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके बात करूँगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आए। हर वक्त आपका डॉक्टर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकता, आपको अपने बारे में, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपने फ्यूचर में अपने कान को, अपनी चीज़ों को कैसे ठीक करना है। एक उस्ताद जो है वो सिर्फ 1 घंटा स्टूडेंट को पढ़ाता है, बाकी उसने खुद पढ़ना होता है, वो फिर पढ़ता है। ये नहीं कि हम 24 घंटे पढ़ाएंगे। मेरा काम है समझाना, मेरा काम है एक व्यू देना आपको। जिन्होंने सर्जरी कराई भी है वो भी, आपने कोई चीज़ समझ नहीं होती, आप हमारे पास आए, हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि भैया आपने कैसे कवर करना है। अगर ऑपरेशन के बाद भी कान से पास आ रही है तो भी उसको रोकने के रेमेडीज़ है। रीडू सर्जरीज बहुत कम करते हैं हम, क्योंकि अंदर कुछ होता ही नहीं करने को, तो हम दवाइयों से ठीक करते हैं। एंटी एलर्जी के हैं, बहुत चीज़ें आ गई इसके अंदर। तो अपने कान का ख्याल कीजिएगा, सर्जरी से डरिएगा मत। ये एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है जो अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह के फजल करम से हमें आती है, हम सीखते हैं और काम करते हैं। लेकिन जिस डिज़ीज़ में सर्जरी रिक्वायर्ड है उसको लिंगर ऑन मत करें, वो इतना ख़राब हो जाएगा और फिर ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में है, वो फिर ख़राब से ख़राब ही होता रहेगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि अगर सर्जिकल डिजीज़ है उसकी सर्जरी कराया करें। थैंक यू।